Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my friends by Hashim Zia। भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर 6 जुलाई के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जो भी क्वेश्चंस अब फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं दे आर ऑल रिपीटेड फ्रॉम दी पास्ट क्वेश्चंस। फास्ट यूनिवर्सिटी का डे 1 हो, डे 2 हो, डे 3 हो, डे 4 हो, डे 5 हो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। दैट्स द रीजन कि हम दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। जैसे कि आज थ्रू आउट पाकिस्तान में अब GIKI के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, NET के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं आपके पास माशाल्लाह से। तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 29, 30, 1, 2 मैंने सारे पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करवाए। तो भाई अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेजॉरिटी आर रिपीटेड फ्रॉम द मैराथन्स, मेजॉरिटी आर रिपीटेड फ्रॉम द डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और मेजॉरिटी आर रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर्स मैराथन। सो याद रखिएगा मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके पास रिपीटेड हैं, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। सेकंड नंबर के ऊपर आज के जो बच्चों ने क्वेश्चन शेयर किया, अगर मैं वो रिव्यूज आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर बच्चों के एक बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया, दैट वाज रिगार्डिंग अ फिनटेक पेपर। बच्चे ने बताया कि भाई उसका फिनटेक का पेपर था और फिनटेक के पेपर के अंदर उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले उसने डिफाइन बाय किया, सर डिफिकल्टी लेवल मेरा मॉडरेट था, एनालिटिकल में ग्राफ सॉल्व नहीं हो रहे थे और आंसर ही नहीं थे। एनालिटिकल के अंदर कोई ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे और वो कहता सॉल्व नहीं हो रहे थे, आंसर ही नहीं थे। अच्छा, एसए का जो पोर्शन आया वो ये था कि कैन एआई रिप्लेस टीचर्स इन फ्यूचर। वेरी गुड क्वेश्चन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल को टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है। तो आपके पास एक एक कंस्ट्रक्टिव एसए आ रहा है कि भाई इधर आप यस को लेके चलोगे या आप नो को लेके चलोगे, तो आप फिर अपने पॉइंट्स को वहां पे डिफाइन बैक करते जाओगे। अगर यस को सेलेक्ट करो तो यस के हिसाब से पूरा पैराग्राफ अपने लिखोगे, नो के हिसाब से करो तो नो के हिसाब से करोगे। अच्छा, इसके अलावा बच्चे बताते हैं सर इंग्लिश की मैराथन से भी 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बट बहुत क्वेश्चन मैथ्स, बेसिक मैथ्स के रिपीट हुए थे, यानी कि बेसिक मैथ्स के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। इसके अलावा मैट्रिसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस बहुत सारे थे। अब बच्चे ने क्वेश्चन शेयर किया है कि भाई A यूनियन B माइनस A माइनस B यूनियन B किसके बराबर होगा। तो भाई अगर आप A माइनस B करते हो तो A माइनस B का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट द कॉमन एलिमेंट्स एंड राइट ओनली फर्स्ट एलिमेंट वैल्यूज, राइट ओनली फर्स्ट सेट वैल्यू, और फिर उसके बाद उसका यूनियन आपने लेना है किसके साथ, B के साथ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा चूंकि ये बेसिक में उसका फिनटेक का पेपर है तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखते हैं कि भाई एक बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, 90 डिग्री आपके पास एंगल गिवन है, थीटा यहाँ पे होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अच्छा थीटा उसने यहाँ पे दिया हुआ है, ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और ये फिर बेस आपका बन जाएगा। तो आप टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अपनी वैल्यू को कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। फिर आगे एक और क्वेश्चन था, इफ z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज लेसर देन इक्वल टू 3। z की वैल्यू कैसी मौजूद है, लेसर देन इक्वल टू मेरे पास 3 गिवन है। तो भाई 3 से छोटे जितने नंबर्स हैं 3 के बराबर है वो सारे के सारे वैल्यूज उसने पूछी हुई है। चूंकि उसने z की वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर्स कहा हुआ है और मॉडुलस का अंदर कहा हुआ है, तो मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है कि भैया पॉजिटिव वैल्यूज खाली हम कंसीडर कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है भाई आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे करेक्ट होंगी। अच्छा, अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 3। देखो z क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। तो भाई -3 भी इंटीजर हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 3 भी हो सकता है। एग्जामिनर कह रहे हैं 3 या 3 से छोटे जितने नंबर्स आ रहे हैं सारे आपने काउंट करने अप टिल 3। तो उसमें भाई -3 से लेके आपके पास प्लस के 3 तक के सारे नंबर्स होंगे, ये बच्चे का आंसर करेक्ट नहीं होगा उस सूरत के अंदर। फिर बच्चे ने अपने सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ था, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, 4 2 8 6 16 14 32 30 64 इसकी एक सीक्वेंस चल रही है। तो यहाँ पे आप पहले दो नंबर्स के दरमियान में सीक्वेंस चेक कर लीजिए, 2 का आ गया, 4 का आ गया, फिर 2 का आ गया, फिर आपके पास मल्टीपल का आ रहा है, फिर डिफरेंस के डिफरेंस चेक करके चेक कर लीजिए, हो सकता है कुछ सीक्वेंस फॉलो अप हो रही हो। इसके अलावा एक इस तरह का सीक्वेंस था, पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर क्या होगी, यहाँ पे आपके पास इस साइड के ऊपर होने चाहिए आपके दोनों एलिमेंट, फिर इस साइड के ऊपर होने चाहिए। पहले अगर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो आपकी बारी में वर्टिकल होंगे। गौर से देखो ना, पहले ये आपके पास डायगोनल आ रहा है, फिर वर्टिकल है, फिर डायगोनल है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, वर्टिकल होगा। फिर हमारे पास ये एरोज गिवन थे, राइट साइड डाउनवर्ड, लेफ्ट, नेक्स्ट वाला अपवर्ड होगा ऑब्वियसली। if k minus 1 is an odd which is always odd, अगर k minus 1 कोई odd टर्म है तो इनमें से कौन सी odd टर्म होगी। तो कोई भी नंबर डाल के आप चेक कर लीजिए किसके ऊपर हमेशा आपको odd नंबर मिलेगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से एक और बच्चे ने अपने फास्ट का पेपर शेयर किया, ये आपके पास अब एडवांस मैथ्स का आ रहा है, इंजीनियरिंग का पेपर आ रहा है, CS का आ रहा है। इट वाज रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन e की पावर ax plus b, रिपीटेड क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ ln टेंजेंट x, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटे, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरीके
तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें थर्ड डेरिवेटिव पूछा हुआ है, तो भाई 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 27 का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लोगे, फिर सेकंड टाइम लोगे, फिर थर्ड टाइम लोगे जब x की वैल्यू 3 आ रही है। बेसिक चीज है भाई, ये बन जाएगा आपके पास सिंपल 5 4 इज 20 इंटू एक्स क्यूब प्लस का 3 2 इज 6x माइनस 27 खत्म हो गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लिया, फिर सेकंड टाइम लोगे, ये भी वैसे बाय द वे रिपीटेड है, 20 इंटू 3 60 इंटू एक्स स्क्वायर बन गया प्लस का 6x का 6 डेरिवेटिव बन गया, फिर एक और दफा लोगे तो 120 आपके 120x आ गया, अब x की जगह पे 3 डाल दोगे, सॉल्व हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x का डेरिवेटिव देना था, तो डेरिवेटिव का सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर फिर साइन x का पहले डेरिवेटिव ले लो आप, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x के बराबर, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, बीच में साइन आएगा प्लस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, जिस टर्म का नहीं लिया उसको अप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया। लिमिट x अप्रोच करिए पाई बाय 3 के ऊपर साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, पाई बाय 3 आपके पास क्या होता है साइन पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री का होना, 3 6 18 क्योंकि होता है ना आपके पास, सही है। तो साइन 60 आ गया हमारे पास √3/2 और x स्क्वायर के अंदर ही पाई बाय 3 की वैल्यू डालोगे, सिंपलीफाई करोगे, तो भाई ये तमाम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 6 और इस तरह के सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है। कंडीशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ये मैराथन का भी क्वेश्चन और मैंने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 में भी करवाया हुआ है। साइन अल्फा बाय 3 और साइन 2 अल्फा बाय 3 का सम टू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अच्छा साइन अल्फा बाय 3 माइनस का साइन 2 अल्फा बाय 6 का सम टू प्रोडक्ट का क्वेश्चन निकालना है, यानी कि साइन प्लस साइन यू प्लस साइन वी या साइन यू माइनस साइन वी या कॉस यू प्लस कॉस वी या कॉस यू माइनस कॉस वी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिर एक ट्रायंगल था, उसके तीनों साइड्स गिवन, उसका एरिया बताना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, हीरोज लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द रीजन आई एम नॉट सॉल्विंग द फास्ट क्वेश्चंस एनीमोर, बिकॉज स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसके अंदर भैया आपके पास डिफिकल्ट और न्यू क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एंड के डेज में सारे रिपीटेड ही चल रहे होते हैं। मगर ये चीज ध्यान में रखिएगा, एंड के डे के बच्चा जो होगा उसके बाद प्रेशर ज्यादा होगा, तो भाई हमेशा अपना टेस्ट मीडियम डे के ऊपर सेलेक्ट किया करें। जो बच्चा 10 जुलाई तक बैठा होगा उसके बाद प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिस बच्चे ने 1 जुलाई को पेपर देके 75 नंबर ले लिए, 78 नंबर ले लिए। जो एंड के डे के ऊपर बैठा होगा उसके बाद प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास 10 चीजें होंगी करने के लिए, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके पास 10 तरह के वसवसे आ रहे होंगे, पेपर मुश्किल आ रहा है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर मुश्किल आ रहा है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, वो 10 चीजों में सोचता रहता है। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग के डेज, देखो जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठोगे ना, चाहे दुनिया का आसान से आसान पेपर हो, वो आपको डिफिकल्ट लगेगा घर पे बैठ के। जब घर के आरामदायक बिस्तर के ऊपर बैठ के आप किसी दूसरे दोस्त के अपने क्वेश्चंस को देखते हो तो बड़े आसान लगते हैं, जब अपने ड्राइंग रूम में बैठ के या अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के कोई क्वेश्चन देखते हो ना बड़े आसान लगते हैं, मगर जब वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं मुश्किल लगते हैं, ह्यूमन साइको है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जितना लेट रिजल्ट होगा, जितना लेट आपका टेस्ट होगा, उतना ज्यादा आप साइको हो रहे होगे, उतना ज्यादा आप प्रेशर के अंदर होगे, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, ये भी रिपीटेड है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, अब एक बच्चा कह रहा है सर एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। पीरियड का क्वेश्चन आया हुआ था, 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x के रिगार्डिंग पीरियड का क्वेश्चन आया हुआ था। फिर ये हमारे एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया 7 तारीख का, यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से 6 जुलाई का आज के दिन का पेपर है ये। तो भाई इस पेपर के अंदर सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है 0 5 10 15 20, बहुत ही मजे की और ये बहुत ही आसान तरीन सीरीज है जो कि हर दफा पेपर में आ रही होती है। फिर 240 235 232 27 24 इसके रिगार्डिंग सीरीज गिवन थी। 07 124 104 146 के रिगार्डिंग सीरीज आ रही थी। 11247 के रिगार्डिंग सीरीज थी। फिर हमारे पास एक कोई लफ्ज आ रहा था PREGFHN, ये कोडिंग डिकोडिंग का होगा, तो जाहिर सी बात है आपको उसके रिगार्डिंग सॉल्व करना था। साइट को अगर लिख सकते हैं 426175, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, 160 120 100 90 85 का अगला नंबर क्या होगा। वन क्वेश्चन डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग था कि भाई लेट सपोज डायरेक्शन, पहले एक बंदा 5 किलोमीटर राइट पे गया, फिर आपके पास 9 किलोमीटर वो नॉर्थ पे चला गया, फिर वो आपके पास नॉर्थ वेस्ट पे आ जाए। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने सारे IQ के अंदर कवर करवाए हुए हैं, मेरी IQ के अंदर 6 लेक्चर मैंने खुद कवर करवाए थे, उसमें मैंने दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया था फास्ट के पास पेपर्स का। इसके अलावा भाई एडवांस मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन e की पावर m, अब m अगर कांस्टेंट है तो भाई फिर तो आपके पास सिंपल ये बन जाएगा e की पावर m इंटू एक्स प्लस का c, आपका आंसर आ गया। मगर चूंकि यहाँ पे लिमिट्स गिवन है तो फिर लिमिट्स को अप्लाई करोगे, तो भाई e की पावर m का मतलब क्या, कांस्टेंट है m, तो e की पावर m इंटू कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है कि एक दफा कांस्टेंट को लिखते हो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो वेरिएबल आ जाता है, फिर आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू e की पावर m माइनस का e की पावर m, ये आपका आंसर होगा। सिंपल है। जीरो की इंटीग्रेशन, ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, मैंने बहुत दफा आप लोगों को बताया है जीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी। देखो किसी भी कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन क्या होती है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है वेरिएबल आता है, बट अगर मैं जीरो के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं तो 0 इंटू एक्स प्लस का c बन जाएगा, तो मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। एक और क्वेश्चन था कि अगर एक नंबर 7 है, व्हाट इज अदर नंबर टू मेक द ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। मजे का क्वेश्चन है भाई, एक अगर मेरे पास नंबर 7 के बराबर है तो
अगला ऐसा नंबर क्या होगा कि मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर आ जाए। ये क्वेश्चन भी, ये अर्थमेटिक मीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, डे 3 या डे 4 के ऊपर मैंने सॉल्व करवाया हुआ था। ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने आप लोगों को कवर करवाया हुआ है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि देखो एक नंबर आपके पास 7 के बराबर है, तो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, हार्मोनिक मीन और अगर ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर आ जाए, तो मुझे पता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है, सही है। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए बी के बराबर। एक ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए और बी में से एक वैल्यू आपको गिवन है, बी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल इसको फॉर्मूले में डालो, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से यहां से आंसर आ जाएगा, आंसर आप खुद से निकाल सकते हैं, बेसिक चीज है, आई हैव गिवन यू द लॉजिक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई 1/3, 1/9, 1/15 अगर आपके पास आ रहा है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो हम चेक कर सकते हैं कि भाई इसकी नेक्स्ट टर्म किसके बराबर फॉर्म हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन हमारा फाइनली सिंप्लीफाई हो सकता है। बेसिक चीज है भाई, आपके पास तीन बेसिक टर्म्स आपको गिवन है, 1/3 गिवन है, 1/9 गिवन है, 1/15 गिवन है मुझे। तो अगर मेरे पास ये तीनों टर्म्स आ रही हैं तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, आप पहले नंबर के ऊपर आप चेक कर लो, आपको आंसर में जनरल टर्म गिवन है क्या गिवन है। अगर तो आपको आंसर के अंदर चौथी टर्म ही आपसे पूछी हुई है तो फिर आप पहले सीक्वेंस चेक करो, सीक्वेंस इसका फॉर्म हो रहा है, उसके बाद सिंप्लीफाई हम इजीली इसको कर सकते हैं। हम या तो पहले सीक्वेंस चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस यहाँ पे किस चीज का आ रहा है। अच्छा भाई, अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहते हैं कि भाई आपके पास एक सीरीज है 1/3, 1/9, 1/15, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है, मेरे पास जो सीरीज आ रही है इसका सिंपल रेसिप्रोकल करो तो ये बनता है आपके पास 3, 9, 15। कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 से 9, 9 से 15, 6 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 21। अगर मैं 6 का इजाफा करता हूं तो 1/21 होगा अगला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 1/9 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल तरीके से भैया 1/9 एज अ कांस्टेंट, उसको बाहर उठा के फेंको आप और यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे, तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मुला अप्लाई करोगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई, ये तो सिंपल आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन है। 1/9 का 1/9 और 1 डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है किसके, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। एक और क्वेश्चन था डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू cos 2x, अगेन डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था टेंजेंट 15 पाई माइनस के एक्स के रिगार्डिंग, टेंजेंट 15 पाई माइनस का एक्स, और एक और क्वेश्चन था टेंजेंट 2 पाई माइनस का एक्स। तो भाई दोनों क्वेश्चन ही आसान है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। पहले आप 15 पाई वाला सॉल्व कर लीजिए, फिर 2 पाई वाला सॉल्व कर लीजिए, दोनों का पैटर्न भी इनफेक्ट सिमिलर ही है कि भाई एक मेरे पास देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन तो बेकार है, वो वैसे सॉल्व हो जाएगा। कि देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, टेंजेंट 15 पाई माइनस का एक्स। 15 पाई का मतलब क्या पहले समझो। देखो मुझे पता है एक कंप्लीट चक्कर होता है कितने के ऊपर, 2 पाई के ऊपर, तो 15 पाई का मतलब क्या है भाई, 15 को या 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, 14 आता है। तो यानी कि भैया 14 पाई के ऊपर आपके मल्टीपल टाइम से चक्कर पूरे हो जाएंगे तो आप वापस से अपने ओरिजिन पॉइंट पे आ जाओगे। यानी कि अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूं तो कंप्लीट चक्कर 2 पाई लेता है, सही है। तो अगर मेरे पास 15 पाई आ रहे हैं तो 15 चक्कर का मतलब क्या, 14 कंप्लीट चक्कर होंगे और फिर एक पाई बच रहा होगा। तो यानी कि आसान भाषा में क्वेश्चन मौजूद है टेंजेंट पाई माइनस का एक्स, और टेंजेंट पाई माइनस का एक्स इसके बराबर होगा। देखो ये आ रहा है 180 डिग्री के ऊपर, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो भैया जो भी चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आंसर के अंदर भी सेम वही रहेगा। और फिर आप देखोगे क्या आपके पास यहाँ पे साइन होगा, तो पाई माइनस के एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, नेगेटिव का टेंजेंट एक्स आंसर होगा। टेंजेंट 2 पाई माइनस एक्स पे क्या होगा भाई, टेंजेंट 2 पाई माइनस एक्स के ऊपर 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री, आसान है वाला। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, अब 2 पाई माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, देखो 2 पाई 360 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान में रखने का और शॉर्टकट भी होता है, क्योंकि आपका रेफरेंस एंगल 360 के ऊपर है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आंसर में भी टेंजेंट ही आएगा एक्स का एक्स। और जाहिर सी बात है क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स है तो भाई मैं 2 पाई से पहले मौजूद हूं फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट टेंजेंट का नहीं होता, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा, नेगेटिव का टेंजेंट एक्स आंसर होगा, दोनों का आंसर यानी कि नेगेटिव का टेंजेंट एक्स ही रहेगा। एक और क्वेश्चन आ रहा था, अगर आपके पास s बराबर है समी पर s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वन इज करेक्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो भाई सिंपल आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर का, साइन थीटा कॉस थीटा का बराबर है 0.22 के। ये मजे का क्वेश्चन है भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है 0.22 के। तो बताइए आपके पास कॉस माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 में कवर करवाया हुआ है। सिंपल आप यहाँ पे कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर फॉर्मुला अप्लाई करिए, किसके बराबर आएगा, जाहिर सी बात है ये आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन कॉस और पॉजिटिव का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया और साइन थीटा इनटू कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा 0.56। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था लास्ट वाले उस पेपर के अंदर। अब आप मुझसे कहते हो मैं फास्ट के पेपर क्यों नहीं सॉल्व करवाता, इसमें क्या पेपर सॉल्व करवाऊं मेरा बेटा, मैं ऑलरेडी सारे मैंने कवर अप करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है इफ टू डाइसेस आर रूल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर दो डाइसेस को हम रोल करें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, इफ टू डाइसेस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देखो भाई, दो डाइसेस की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 36 होंगे, ये तो आसान है। मगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कह रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा कि 1 2 का होना या 2 1 का होना, सही है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना। सिमिलरली 2 3 जहां पे मिल रहा हो या 3 2 जहां पे मिल जाए, इसी तरीके से 4 और 5 मिल जाए, 5 और 4 मिल जाए, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरीके से 5 और 6 मिल जाए, 6 और 5 मिल जाए, ओनली दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 1 2 2 1 2 3 3 2 4 5 5 4 5 6 6 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना। कितने, अच्छा इसमें एक और भी तो रह गया ना, 3 4, 3 4 को मैं भूल गया, 3 4 और 4 3 ये भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 36 इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन था कि भाई वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम द बायनोमियल थ्योरम के मिडिल टर्म फाइंड करनी थी। तो भाई मिडिल टर्म कैलकुलेट करने की शॉर्टकट होती है r इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। लेट सपोज आपकी अगर पावर 10 है तो आपकी मिडिल टर्म क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 के बराबर आ जाएगी, सही है ना। और अगर आपकी मिडिल, लेट सपोज आपके पास पावर ऑड है 11 है, तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, ये मेरी शॉर्टकट होती है 11 बाय 2, तो आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे। 11 बाय 2 का मतलब क्या है, 2 5 10 होता है तो 5.5 आ जाएगा। 5.5 का मतलब क्या है कि एक टर्म आपकी 5 होगी, एक 6 होगी, तो मिडिल टर्म आपकी होगी 6 और 7 की। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगी, 6 के बराबर होगी, क्योंकि जो टर्म होती है वो हमेशा रिक्वायर्ड टर्म r से एक ज्यादा होती है। तो अगर r की वैल्यू 5 है तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगी, 6 होगी। अगर r की वैल्यू 5 और 6 आती है तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगी, 6 और 7 होगी, एक ज्यादा। इसके अलावा बच्चा कह रहा है सर 4 पेयर ऑफ शूज आर इन क्लोजेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मैच पेयर। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर मौजूद है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई आपके पास 4 पेयर्स हैं किसी क्लोजेट के अंदर, तो आपको मैच पेयर निकालने की चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए याद है, आज से 2 साल कबल जो फास्ट 2025 की जब मैराथन में बना रहा था, जुम्मे का टाइम था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे इसलिए ये क्वेश्चन आज भी याद है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उस बेसिक मैथ्स वाली IQ की वीडियो में, नहीं तो फास्ट एडवांस मैथ्स की मैराथन में मौजूद होगा। मुझे वो क्वेश्चन इसलिए याद है क्योंकि उस दिन जुम्मे का टाइम था और मैं फिर ये वीडियो सॉल्व करके मैं नमाज पढ़ने गया था। आई स्टिल रिमेंबर दिस क्वेश्चन, तो कुछ चीजें आपको याद रह जाती हैं। तो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है कि 4 पेयर ऑफ शूज आर इन अ क्लोजेट। पेयर्स का मतलब क्या होता है, टोटल कितने नंबर ऑफ शूज होंगे। देखो पेयर का लफ्ज आ रहा है, इसलिए मुझे क्वेश्चन एक और वजह से भी याद है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत था। पेयर का जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो पेयर का मतलब कि टोटल कितने शूज हैं आपके पास, 8 शूज अवेलेबल है आपकी क्लोजेट के अंदर, सही है, पहली चीज। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज अगर निकालने दो जूतों को सेलेक्ट करने के लिए, तो 8 कॉम्बिनेशन 2 बन जाएगा। 8 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब क्या है, आपके पास क्या आ जाएगा, 8 कॉम्बिनेशन 2 के सिंपल मुराद क्या होगी, 8 फैक्टोरियल, 8 में से 2 गया, 6 फैक्टोरियल इंटू आपके पास सिंपल तरीके से 2 फैक्टोरियल ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास 8 इंटू 7 और 6 फैक्टोरियल से नीचे 6 फैक्टोरियल से नीचे वाला 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 2 4 8 2 7 4 28। टोटल नंबर ऑफ आपके पास वेज क्या आ गए, शूज को सेलेक्ट करने के 28 आ गए। मगर चूंकि ये क्वेश्चन किसका है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैच पेयर। तो भैया चूंकि मुझे बात मालूम है कि भाई 4 पेयर्स हैं, टोटल पेयर्स कितने हैं, क्योंकि हमें मैचिंग का पेयर चाहिए। लेट सपोज ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक खुस्सा पहन लूं जो पेशावरी चप्पल होती है और एक मैं पहन लूं एडिडास का कोई जूता पहन लूं मैं, ये तो लोग बावला कहेंगे मुझे। तो पेयर आपको चाहिए, तो टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 4, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कितने जूते पहन सकते हो भाई, कितने वेज हैं कोई भी 2 जूता पहनने के, 28 वेज हैं। ये 28 कैसे आया और 4 कैसे है, इसकी लॉजिक समझो कि देखो 4 पेयर ऑफ शूज हैं आपके क्लोजेट के अंदर, यानी कि एक पेशावरी चप्पल है, एक आपके पास कोई जॉर्डन है, एक आपके पास कोई और एडिडास का अच्छा जूता है, एक आपके पास कोई नाइकी का जूता है, एंड सो ऑन। 4 जूते हैं आपके पास, 4 पेयर ऑफ शूज हैं, तो टोटल कितने वेज बन सकते हैं पहनने के भाई, एक हो सकता है एडिडास का जूता पहनो, एक पेशावरी चप्पल पहनो, टोटल वेज। इसलिए हमने पहले 8 कॉम्बिनेशन 2 करा कि भाई सिलेक्शन तो हम उन 8 जूतों में से कोई 2 की करनी है तो कोई भी कर सकते हो, 28 वेज होंगे। मगर अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, ऊपर फेवरेबल इवेंट होंगे मैचिंग के, तो मैचिंग के जूते कितने हैं, सिर्फ 4 पेयर्स हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट 28 इंटू 4 बाय 28 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा। फिर एक क्वेश्चन था कि भाई 4 आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होगा। तो आसान क्वेश्चन है यार ये वाला। तो भाई यहां से 4 अगर कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। और अच्छा हमें एंगल्स डाल के चेक करने हैं, ओके, हमें एंगल्स डाल के चेक करने हैं। तो भैया सिंपल तरीके से आप यहां से बारी बारी एंगल डाल के चेक करो, किस एंगल को रखने के ऊपर, किन 2 एंगल्स को रखने के ऊपर आपके पास इक्वल टू की तरफ 0 बनता है। तो आप पहले 30 डाल के चेक करो, साइन 30 बराबर होता है आपके पास 1/2 के, तो 1/4 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है। कॉस 30 बराबर होता है √3/2 के, तो बन जाएगा 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो चेक कर लो भाई इस पे ऑप्शन नंबर, ये आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। भाई बेसिक आपको देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन, आप एंगल्स को डाल डाल के चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर कब हो रही है, जिस एंगल के ऊपर होगी करेक्ट आंसर होगा। फिर एक और क्वेश्चन था, अगर थीटा आपके पास बराबर है 0 से लेके 3π/2 के ऊपर, 3π/2 का मतलब क्या होता है, चेक कर लो भाई, 180/π से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा,
2 9 इज 18, 0 और 3 9 इज 27, 270 डिग्री, यानी कि थीटा 0 से लेकर 270 के दरमियान है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था वैसे क्या भैया। तो भाई जब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 3π/2 के दरमियान है, साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 की वैसे वैल्यू किसके बराबर होती है, 60 डिग्री के बराबर होती है π/3 के, तो π/3 शुड बी द करेक्ट आंसर, सही है ना भैया। तो यार आज का गुलाम दस्तगीर साहब का पेपर था जिन्होंने शेयर किया। अच्छा, फिर उन्होंने बेसिक मैथ्स का अपना पेपर भी साथ में शेयर किया। तो बेसिक मैथ्स का पेपर भी जल्दी से देख लेते हैं कि भाई आपके पास 3 चेयर्स हैं, 2 टेबल्स हैं, उनकी कॉस्ट है मेरे पास 1200 रुपए की, 5 चेयर्स और 3 टेबल की कॉस्ट है 1900 की, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। अब देखो ये जो पूरा बेसिक मैथ्स का पेपर है बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर मुझे लगा। अब जरा देखो इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई 3 चेयर्स और 2 टेबल्स की कॉस्ट है 1200, तो आप लेट सपोज कह दो कि भाई मेरे पास जो चेयर्स है ना वो x के बराबर है और टेबल जो है वो y के बराबर है। अगर 3 चेयर सॉरी, अच्छा बेटा अब देखो ये बेसिक मैथ्स का पूरा पोर्शन आ रहा है, तो भाई ये मेरा रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी, आई एम अगेन रिकॉर्डिंग इट, ऑल्दो बता दोबारा समझा देता हूँ पूरी चीज, खैर है कोई मसला नहीं है। देखो भाई पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आया इसमें एग्जामिनर कहता है इफ देयर आर 3 चेयर्स एंड 2 टेबल, प्राइसेस उनकी गिवन है 1200 और आपके पास है ये 3 चेयर्स की और 2 टेबल्स की प्राइस आपको गिवन थी 1200, 5 चेयर्स की और 3 टेबल की प्राइस गिवन है 1900। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स सपोज आप कहते हो कि भाई चेयर्स बराबर है x के, टेबल्स बराबर है किसके, y के। ओके, तो भाई आपको 2 कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन क्या है कि भाई मेरे पास 3 चेयर्स और 2 टेबल्स की प्राइस बराबर है 1200 के, सही है। और फिर दूसरी कंडीशन ये कि 5 चेयर्स और 3 टेबल्स की प्राइस 1900। तो आपके पास सिंपल ये 2 लीनियर इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं। आप साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करोगे कैसे कि मैंने किसी भी आप वेरिएबल को कैंसिल आउट करवा दो, आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, जिस वेरिएबल की वैल्यू है उसको किसी भी इक्वेशन में डालो, आपके पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को, एक को 5 से मल्टीप्लाई किया, एक को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि 15x बन जाए। 15x को हमने कैंसिल आउट करवा दिया, पूरी इक्वेशन को सेपरेट करवाया, तो तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 6000 में से 5700 को माइनस करेंगे तो 300 बचेगा। ओके, आपको इस तरीके से एक टेबल की कॉस्ट मिल गई। जो y की वैल्यू आई है ना उसको वापस से पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन किसी में भी प्लॉट करो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 200 के बराबर। यानी कि मेरे पास एक टेबल की चेयर किसके बराबर है 300 के, एक टेबल की प्राइस किसके बराबर है 300 के, जबकि एक चेयर की प्राइस बराबर है 200 के रुपए के। तो एग्जामिनर ने कहा था कि भाई 2 चेयर्स और 2 टेबल्स की प्राइसेस कितनी होंगी, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगले जो 2 क्वेश्चन है वो भी सेम पैटर्न के ऊपर थे कि भाई आपकी सिंपल लीनियर इक्वेशन गिवन है, x + y कैलकुलेट करना है। अगेन इनको साइमल्टेनियसली सिंपल सॉल्व करवा दो। कैसे सॉल्व करते हो इक्वेशन को मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सेपरेट करवाओगे, तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो भाई 2x - का x आ जाएगा, y प्लस आपके पास सॉरी इनको बल्कि सेपरेट करवाने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐड करवा दो। ऐड करवाने से y वाला पार्ट कट जाएगा, 2x + x 3x बन जाएगा, 7 प्लस का 2 9 बन गया, x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। जो भी x की वैल्यू है उसको किसी भी क्वेश्चन में डालो, आंसर आ जाएगा। बेसिक मैथ्स की जो वीडियो थी ना बहुत सारे बच्चों को लग रही थी डिफिकल्ट, हालांकि उसी से मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी इसी बेसिक मैथ्स का है, a + b = 6, a - b = -6, तो a - का 2b कैलकुलेट करना है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग मेरे प्यारे बच्चों, इनको सिंप्लीफाई करोगे a + b = 6 और a - b = -6 को, तो भाई अगेन इनको ऐड करवाओगे, b कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, उस a की वैल्यू को वापस किसी भी इक्वेशन में डालो, b की वैल्यू आ जाएगी, फिर a और b दोनों को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल दो, a - 2b के अंदर, a की जगह पे a के, b की जगह पे b को, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां से मेरी इक्वेशन मेरी वीडियो करप्ट हुई थी। तो भाई एक और क्वेश्चन था a - b - c किसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बेटा ये नेगेटिव का b प्लस का c बन जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन था इसको मैं बहुत इनामाक से सॉल्व करवा रहा था। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 0.756 को मल्टीप्लाई करवाओ पहले 3/4 के साथ, फिर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखो। तो 0.756 को पहले 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर परसेंटेज का लिखना है। हमेशा याद रखिएगा परसेंटेजेस के अंदर या किसी भी बेसिक फ्रैक्शन की ट्रिक क्या होती है, आप पहले मल्टीप्लाई करवाओ। मल्टीप्लाई करवाना दुनिया में ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू डिवीजन। तो देखो मैं 0.756 को पहले सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 0.756 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, अभी डेसिमल की चिंता छोड़ दो, 6 3 18 का 8 1, 5 3 15 और 1 16 का 6 और 1, फिर 7 3 21 21 और 1 का इजाफा, तो ये बन गया 22। हमेशा याद रखिएगा डेसिमल एंड में लगाया जाता है। आपके पास जो पहला नंबर है सिर्फ इसमें डेसिमल आ रहा है, कितनी डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है, 3 डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है, तो आंसर में राइट हैंड साइड से 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाओगे, तो मल्टीप्लाई करवाने के ऊपर ये क्या आ गया 2.268। अब इसको 4 पे डिवाइड करवाना है और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे देखो काम क्या करा, हमने एक शॉर्टकट को अप्लाई किया कि 0.756 को पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 4 डिवीजन में मौजूद है, तो 0.756 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो आंसर क्या आया 2.268।
और डिवीजन में क्या मौजूद है, 4 मौजूद है। अभी हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी करना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100, जब कभी परसेंटेज लेकर आनी तो 100 का सिंबल आता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, मैं चाहूं तो पहले, अब कुछ बच्चे होंगे पहले इनको डिवाइड करवाएंगे फिर अब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये लंबा मेथड है। शॉर्टकट के ऊपर हमेशा जाओ, जिंदगी जितनी शॉर्टकट के ऊपर करोगे आसान होगी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे वाली टर्म वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 2 8 होता है, 4 5 20 होता है, तो मेरे पास ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 2.268 मल्टीप्लाई बाय 25। सिंप्लीफाई कर दो, 5 8 40 का 0 और 4 5 6 दैट इज 30 और 30 में 4 को जोड़ूंगा तो 34, 4 का 4 और 3 5 2 10 और 3 13 का 3 और 1 5 2 10 और 1 11, फिर क्रॉस का क्रॉस आएगा 8 2 16 का 6 और 1 6 2 12 और 1 13 का 3 और 1 और 2 2 4 और 1 5 2 4, तो क्या बन गया 0 का 0 4 और 6 10 का 0 और 1 3 और 3 6 और 1 7 5 और 1 6 4 और 1 5। अब देखो हमेशा याद रखिएगा डेसिमल प्लेस जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, इसमें हमेशा एंड में डेसिमल लगाया जाता है। ये मैं बहुत दफा ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब देखो इन दो नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करवाया ना, इसमें एक नंबर डेसिमल प्लेस है, तो एंड के अंदर देखो कितने प्लेसेस पहले डेसिमल आ रहा है, 3 डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है, 3 डिजिट पहले, सही है। तो आंसर में भी एंड से 3 डिजिट पहले आप डेसिमल लगाओगे तो आपका आंसर आ गया 56.7% के बराबर। एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर आया आपका विद इन सेकंड्स के ऊपर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है यार इसमें, क्या मुश्किल बात है। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, अब जो बच्चे मुझसे बार बार फरमाइश कर रहे थे सर फास्ट डेली वीडियो बनाए डेली, अबे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बनाऊं इसके ऊपर मुझे बताओ। अ ट्रेन 20 किलोमीटर लॉन्ग और रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन टू द मैन who is at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम एट विच द ट्रेन पासेस द मैन। तो भाई इसके अंदर 45 माइनस 9 करोगे पहले, 36 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और बंदा भी ट्रेन की डायरेक्शन के ऊपर मूव कर रहा है, जिस स्पीड के ऊपर कर रहा है 9 किलोमीटर आवर पे कर रहा है। अब फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करोगे और फिर टाइम से डिवाइड करवा दोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कवर करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, 10 की पावर -2x वाला बहुत दफा आया हुआ है। अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है, लॉग बेस 10 1 फंक्शन x। तो भाई लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, इसको बेस पावर प्रॉपर्टी कहते हैं, बेस फंक्शन प्रॉपर्टी, कि भाई यहाँ पे देखो बेस क्या आ रही है, 10 आ रही है, फंक्शन 1 का इक्वल टू के बाद x है। तो आपने करना क्या होता है, आपने सिंपल तरीके से एक दफा आपने लिखना है एडिटिव अपनी टर्म को, सही है, 10 को लिख दिया, ओके। फिर इसकी पावर में क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 1 आ जाएगा, 10 की पावर x यानी कि आ गया 1 के बराबर। यानी कि देखो बेस पावर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई मेरे पास जो बेस है उसको लिखूंगा इक्वल टू किस तरह जो वैल्यू आ रही है वो उसकी पावर में जाएगी, और जो मेरा फंक्शन था इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 1 बन गया। अब मुझे पता है 1 क्या होता है, 1 होता है दुनिया के अंदर, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो 1 के बराबर होती है। तो यहां से देखो 1 की जगह में 10 की पावर 0 रख सकता हूं, तो आप आपस में एक्सेस को कंपेयर करवा लोगे तो x इज इक्वल टू 0 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी हमारा लास्ट के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे रिपीटेड हैं। कितनी दफा बताऊं ये चीज आपको भाई, अगर आपने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं आए थे वो भी मैंने करवा दिए न्यू जो क्वेश्चन है, बाकी तो मैंने फास्ट के सारे क्वेश्चन कवर करवाए। फिर मैराथन थी, फिर लास्ट ईयर की मैराथन थी, 2024 तक की मैराथन थी। तो भाई जिस तरीके से हम आपको कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा होता है ये दायरा, आपको फख्र होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक एक चीज हमने आपको कवर अप करवाई है। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है मीन प्रोपोर्शन वाला, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट a into b करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, इन अ स्क्वायर देयर आर 4 सर्कल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, इन अ स्क्वायर देयर आर 4 सर्कल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 784 मीटर स्क्वायर। तो भाई आपको क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल बताना है, कोई मसले की बात नहीं, बेसिक है भैया। मेरे पास एरिया ऑफ दी देखो सर्कल स्क्वायर मुझे गिवन है, इन अ स्क्वायर देयर आर 4 सर्कल, एक स्क्वायर है और उसमें 4 सर्कल्स आ रहे हैं, एक स्क्वायर है उसमें 4 सर्कल्स आ रहे हैं, सही है ना, इस तरह का वो चीज। एरिया ऑफ अ स्क्वायर मुझे गिवन है, अगर मुझे एरिया ऑफ अ स्क्वायर गिवन है किसके बराबर, 784 मीटर स्क्वायर के, तो मुझे पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड बाय साइड के बराबर। तो अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो 784 हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत मशहूर आपके पास परफेक्ट रूट होता है, अगर आपको नहीं आता तो फिर आप ऐसे करके चेक कर लो, 28 के बराबर होता है। वैसे 8 8 64 का 4 6 कैरी, 8 2 16, 16 में 6 जोड़ूंगा, 17 18 19 20 21 22 आ गया, सही है। फिर मेरे पास ये आ जाएगा 8 2 16 का 6 और 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, तो ये बन जाएगा 4 6 और 2 8 और 5 और 2 7। सिंपल तरीके से 784 का यानी कि रूट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 28 के। तो मेरे पास स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू आ गई 784 के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई एक स्क्वायर के अंदर मेरे पास 4 सर्कल्स आ रहे हैं, एक स्क्वायर में मेरे पास 4 सर्कल्स आ रहे हैं। तो भाई अब मुझे फाइनली एक साइड की वैल्यू मिल गई, ऐसा ही है ना, मुझे क्या मिल गई मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक साइड की पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई है। तो साइड जो होती है, अब देखो ये पूरी साइड की वैल्यू है।
अब इस साइड का जो भी आधा होगा, जाहिर सी बात है वो सर्कल का डायमीटर होगा, तो हमें डायमीटर तो बताना है। 28 का आधा क्या होगा, 28 का आधा होगा मेरे पास सिंपल तरीके से 14 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स पूछे हुए थे कि भाई आपके पास सिनोनिम्स और एनालॉजीज और एंटोनियम्स कि भाई अच्छा इसके अंदर अफेक्ट के बहुत क्लोजली रिलेट कौन सा है। इसके अलावा आपके पास और आ रहा था फुलिश का, डल का, फ्रस्को का, कॉन्च का, हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड, पूल, लू, पल, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ये हमारे पास ओवरऑल फास्ट का ये भी क्वेश्चन था। अच्छा, एक और पेपर हमारे पास लास्ट में आया, एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया कि सर फास्ट इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स कुछ मुश्किल आई थी, सेंटेंस कंप्लीशन आई थी जो कि आसान थी, बाकी एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन 3 से 4 थे। आईक्यू बहुत इजी था, सीरीज और सीक्वेंस से काफी सवाल थे, बेसिक मैथ्स में प्रॉफिट लॉस वाले थोड़े आए थे, शेप्स वाले क्वेश्चन थे, एडवांस मैथ्स से ट्रिगोनोमेट्री के सवाल बहुत सारे पूछे गए थे, साइन 2x का पीरियड पूछा हुआ था, बाकी इजी था, बस इतना ही याद है, बेस्ट ऑफ लक। तो ये ओवरऑल हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों आज के दिन के फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के तमाम क्वेश्चंस थे। तो भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों हमेशा मेहनत करिए, मेहनत करने से कभी ना घबराइए। हो सकता है किसी बच्चे ने आज किसी का टेस्ट दिया हो, उस टेस्ट में अच्छा ना परफॉर्म कर सका हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। हो सकता है किसी के घर पे कोई माली परेशानी हो, कोई और तंगी हो, कोई और परेशानी हो, हमेशा याद रखिएगा जितनी भी आप मेहनत करते हैं उसका आपको सिला जरूर मिलता है। तो एक बड़ा मशहूर शेर इसीलिए मुझे पसंद है जो कि मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करने के लिए देता हूं, तूले गमे हयात से घबराना ए जिगर, तूले गमे हयात से घबराना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। जज़ाकल्लाह खैर। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।